हेलो एवरीवन, आप सभी का आयुर्पथगामिनी बाई जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम शक्ति ग्रह हेतु और वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिद्धांत मुक्तावली में बताया गया है, शक्ति ग्रहम व्याकरण उपमान कोश आप्तवाक्यात् व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषात् विवृते वदन्ति सान्निध्यात् सिद्ध पदस्य वृद्धा। तो सिद्धांत मुक्तावली के अकॉर्डिंग व्याकरण, उपमान, कोश, आप्तवाक्य, व्यवहार, वाक्य शेष, विवृत और सान्निध्य, ये क्या है, शक्ति ग्रह हेतु बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शक्ति ग्रह हेतु होते क्या हैं। प्रत्येक पद का अर्थ उसमें आश्रित शक्ति की सहायता से उजागर होता है, यानी कि कोई भी जो पद है उसका जो अर्थ है, उसकी जो अर्थ की प्राप्ति हमें उसमें आश्रित शक्ति की सहायता से होती है। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने उस शक्ति के बारे में पढ़ा था कि जो कि पद के अर्थ का ज्ञान कराने में हमारी सहायता करती थी। अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति, व्यंजना और तात्पर्याख्या शक्ति। तो प्रत्येक पद का अर्थ उसमें आश्रित शक्ति की सहायता से उजागर होता है। इस पद शक्ति के प्राप्ति के जो साधन हैं उन्हें शक्ति ग्रह कहते हैं। तो क्या है, शक्ति ग्रह हेतु यानी कि शक्ति की प्राप्ति के हेतु या फिर साधन या फिर कारण। तो पद का जो अर्थ है उसकी प्राप्ति के लिए जो शक्ति चाहिए होती है और उस शक्ति की प्राप्ति के जो साधन होते हैं, जो हेतु होते हैं, उन्हें शक्ति ग्रह हेतु कहते हैं। पदों की शक्ति का ज्ञान होना शक्ति ग्रह कहलाता है। शब्द में जिससे अर्थ बोध यानी कि अर्थ का ज्ञान होता है उसे शक्ति ग्रह कहते हैं। शक्ति ग्रह की संख्या अभी हमने पढ़े थे। शक्ति ग्रह सिद्धांत मुक्तावली के अकॉर्डिंग 8 बताए गए हैं। व्याकरण, उपमान, वाक्य शेष, सान्निध्य, कोश, आप्तवाक्य, विवृति और व्यवहार। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्याकरण। जैसे कि हम सबको पता है, व्याकरण यानी कि ग्रामर। किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए उसमें जो वर्ड यूज होते हैं, पद होते हैं, शब्द होते हैं, उनके अर्थ के ज्ञान के लिए व्याकरण सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्याकरण से ही हमें पता चलता है कि कोई भी जो शब्द है वो किस धातु से बना है, क्या उसमें उपसर्ग लगा है, क्या प्रत्यय लगा है और क्या उसका अर्थ हो सकता है। तो मूल धातु से उपसर्ग प्रत्यय को जोड़कर शब्द बनता है। उपसर्ग यानी कि जो शब्द के आगे लगकर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं और प्रत्यय यानी कि जो शब्द के पीछे लग के शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। संस्कृत का लगभग हर शब्द धातुओं के रूप में तोड़ा जा सकता है। उदाहरण क्या है, पक्ता शब्द पच धातु में त्रिच प्रत्यय लगाकर बना है। तो पक्ता शब्द है वो पच धातु से बना है और पच धातु का अर्थ क्या होता है, पकाना। पकाना धर्म को इंगित करती है। तो इस प्रकार से संस्कृत जो लैंग्वेज है उसमें लगभग हर शब्द धातुओं से बना है और वो किस धातु से कैसे बना है और उसका क्या अर्थ हो सकता है, ये सभी ज्ञान हमें व्याकरण से प्राप्त होता है। इसीलिए जो व्याकरण है वो शक्ति ग्रह हेतु कहा गया है। उसके बाद है उपमान। उपमान हमने प्रमाण भी पढ़ा था, तो वहां पे भी हमने पढ़ा था कि प्रसिद्ध वस्तु साधर्म्यात् अप्रसिद्धस्य साधनम, यानी कि प्रसिद्ध वस्तु के साधर्म्य से जब अप्रसिद्ध वस्तु का जो है ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो उसे उपमान प्रमाण कहते हैं। तो किसी तुलना करने से जिस वस्तु का ज्ञान नहीं है वह भी हो जाता है। तो कंपैरिजन करके यानी कि जो वस्तु हमने नहीं देखी हुई, जिस वस्तु का ज्ञान हमें नहीं है, तो किसी उसी के समान धर्मी प्रसिद्ध वस्तु का अगर हमें ज्ञान है तो उससे उस अप्रसिद्ध वस्तु का भी ज्ञान हो जाता है। उदाहरण क्या है कि धनुष की तरह जिसमें शरीर की आकृति हो जाती है उसे धनुर्वात कहते हैं। तो धनुर्वात एक रोग होता है जिसमें मनुष्य के शरीर की जो आकृति है वो धनुष के समान हो जाती है। तो जिस मनुष्य ने धनुर्वात के रोगी को नहीं देखा है और उसने धनुष को अगर देखा है, तो अगर उसे समझाया जाए कि जिस प्रकार धनुष की आकृति होती है उसी प्रकार से धनुर्वात के रोगी में जो रोगी की आकृति वो धनुष के समान ही हो जाती है। तो जब कभी भी वो धनुर्वात के रोगी को देखेगा तो उसे ये अर्थ ज्ञान हो जाएगा कि इस आदमी की जो आकृति है वो धनुष के समान हो गई है, तो इसको धनुर्वात व्याधि उत्पन्न हुई। तो इस प्रकार से हम उपमान प्रमाण की सहायता से या उपमान की सहायता से अर्थ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए उपमान को भी शक्ति ग्रह हेतु कहा गया है। उसके बाद है कोश। तो कोश का सामान्य अर्थ होता है खजाना, यानी कि
खजाना, जैसे धन का खजाना होगा तो उसमें बहुत सारा धन वहां पर एकत्रित होगा। तो किसी भी चीज का जो खजाना होगा वो वहां पे वो वस्तु बहुतायत में पाई जाएगी। तो शब्दों का जो खजाना होगा उसको कहते हैं कोश, डिक्शनरी। एक शब्द के अनेक पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो एक शब्द के अनेक पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। तो किस शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या है, इस सब का ज्ञान हमें कोश से प्राप्त होता है। जैसे कि मदन करहाटश्च राठ में करहाट एवं राठ मदन फल के पर्याय हैं। तो हम सब ने मदन फल क्या है, मदन फल वमन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हम सबको पता है कि मदन फल को वमन के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन कहीं पे यदि करहाट लिखा हो, राठ लिखा हो, तो ये कोश की सहायता से ही हमें ये ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है कि यहाँ पे मदन फल का ही वर्णन किया गया है, मदन फल का ही दूसरा नाम यहाँ पे यूज किया गया है। तो कोश की सहायता से इन दो शब्दों से मदन फल यह अर्थ स्पष्ट हो सकता है कि करहाट का मतलब भी मदन फल है, राठ का मतलब भी मदन फल है। इस ज्ञान की प्राप्ति हमें कोश की सहायता से हो सकती है, इसीलिए कोश जो है वो शक्ति ग्रह हेतु है। उसके बाद है आप्त वाक्य। तो आप्त वाक्य ज्ञान प्राप्ति के साधन है, ये हम सबको पता ही है। आप्त पुरुषों के शब्दों से भी शक्ति ग्रह का ज्ञान होता है। तो आयुर्वेद के जैसे कि उपदेश लगाए हम सारे आप्त वाक्य हैं। आप्त वाक्यों के द्वारा ही हमें पता चलता है कि इस व्याधि के ये निदान है, ये लक्षण है, ये इस प्रकार से ये व्याधि उत्पन्न होती है और इस प्रकार से इस व्याधि की शांति होती है। तो आप्त पुरुष जब किसी रोग के बारे में कहते हैं तब बिना उस रोग से ग्रसित रोगी को देखे ही हमें उस रोग का ज्ञान हो जाता है, और भविष्य में जब हम उस लक्षणों वाले रोगी को देखेंगे तो हमें ये ज्ञान हो जाएगा कि ये वही व्याधि है जो हमने पढ़ी थी, जो उत्पन्न इस रोगी को हुई है। तो आप्त वाक्य क्या है, शब्द के ज्ञान में, पद के ज्ञान में सहायक होते हैं, इसीलिए इन्हें शक्ति ग्रह कहा जाता है। उसके बाद है व्यवहार। तो व्यवहार में क्या है, हम अपने से बड़ों को जब जो भी कार्य करते हुए देखते हैं तो धीरे धीरे हम उनको व्यवहार से ही खुद ही सीख जाते हैं, खुद ही उनका अर्थ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण के लिए यदि जो पिता है वो माता को कहता है कि पानी लेके आओ, तो जो छोटा बच्चा है उसको अभी तक ये नहीं बताया गया कि ये पानी है, इसको पानी कहते हैं, या फिर पानी मंगाया जाए तो ये लेके आना है, उसको जब तक कुछ पे नहीं बताया जाता तो वो डेली डेली जब अपने घर में देखता है कि जब पिता पानी मंगाते हैं तो माता वहीं से वही चीज उस मटके से निकाल के देती है। तो अगली बार क्या होता है, जब पिता पानी मंगाएंगे तो वो बच्चा वहीं से पानी लाके खुद ही दे देता है, यानी कि उसे खुद ही अर्थ ज्ञान हो जाता है अपने से बड़े व्यक्तियों के व्यवहारिक कार्यों को देखकर। तो व्यवहार से भी ज्ञान प्राप्त होता है, इसीलिए इसे भी शक्ति ग्रह हेतु कहा जाता है। उसके बाद है वाक्य शेष। तो वाक्य में उपस्थित शब्दों के संदर्भ से अर्थ का ज्ञान करना वाक्य शेष कहलाता है। उदाहरण क्या है, सिर, हाथ, पैर, पृष्ठ का कहने पर पुरुष का ज्ञान हो जाता है, यानी कि जब सिर, हाथ, पैर, पीठ इत्यादि शब्दों को कहा जाएगा तो हमें ये ज्ञान हो जाता है वाक्य शेष शक्ति ग्रह से कि किसके बारे में बात की जा रही है। इसका दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें कि अगर कोई कह रहा है कि चार दीवारें हैं, एक छत है, एक फर्श है, खिड़की है, दरवाजे हैं, तो इस संदर्भ से हमें ये ज्ञान हो जाता है कि एक कमरे के बारे में बात की जा रही है। तो वाक्य शेष से भी अर्थ का ज्ञान प्राप्त होता है, अर्थ के ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसीलिए इसे शक्ति ग्रह कहते हैं। उसके बाद है विवृति। एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, पर जहाँ शब्द के कहने पर उसके अर्थ का भी विवरण दिया जाता है, यानी कि एक शब्द के अनेक अर्थ हैं और जहाँ पे बात की जा रही है उस संदर्भ में उस शब्द का कौन सा अर्थ लिया गया है, ये भी जब बात के साथ में ही बताया जाए तो उसे विवृति कहते हैं। जैसे कि उदाहरण देखें, मधु शब्द के कई अर्थ होते हैं, जैसे कि शहद, मदिरा, चैत्र मास, एक दैत्य, वसंत। तो ये सभी क्या है, मधु शब्द के ही अर्थ हैं, मधु शब्द के अनेक अर्थ हैं। तो अगर कोई वाक्य कहा जाए कि मधुशाला कविता की एक पंक्ति है, पाठक गण है पीने वाले, पुस्तक मेरी मधुशाला। तो यहाँ पे जो लेखक है उन्होंने ये कहा है कि पाठक गण है पीने वाले, पुस्तक मेरी मधुशाला। कि पाठक गण जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, पीने वाले हैं, और मेरी पुस्तक जो है मधुशाला है। ऐसा कहने पर वो साथ साथ ये भी बता दें कि यहाँ पर मधु का जो अर्थ है वो मदिरा लिया गया है।
तो तब ये पंक्ति समझ में आती है कि जो पढ़ने वाले लोग हैं वो पीने वाले हैं, और जो मधुशाला यानी कि मदिरा जहाँ पे बहुत सारी अमाउंट में है, मधुशाला रूपी मेरी जो पुस्तक है उसको पीने वाले हैं पाठकगण। तो जहाँ पे शब्द के बारे में भी बताया जाए और शब्द के साथ साथ जब उस शब्द के अनेक अर्थ निकलते हों, साथ साथ ये भी एक्सप्लेन कर दिया जाए कि इस स्थान पर उस शब्द का कौन सा अर्थ प्रयोग किया गया है, तो उसे विवृति कहते हैं। तो ये भी अर्थ के ज्ञान में सहायक होता है, इसीलिए इसे शक्तिग्रह हेतु कहते हैं। उसके बाद है सानिध्य। तो सानिध्य का मतलब होता है समीप, साथ में होना। तो ज्ञात शब्द के सानिध्य में रहने पर भी अज्ञात शब्द का ज्ञान होता है। प्रसिद्ध शब्द से अप्रसिद्ध शब्द का ज्ञान किया जाता है, जैसे कि आम के पेड़ पर वसंत ऋतु में बसंत दूत मधुर आवाज में गाना गाती है। तो यहाँ पे अगर किसी को नहीं भी पता है कि वसंत दूत है वो किसके लिए कहा गया है, तो ये और जो सारी चीजें हैं, जो शब्द हैं, आम का पेड़ है, वसंत ऋतु है, मधुर आवाज है, गाना गाना, तो ये सभी, इन सभी शब्दों के सानिध्य में रहने के कारण वसंत दूत समझ में खुद ही आ जाता है कि यहाँ पे वसंत दूत कोयल के लिए कहा गया है। तो प्रसिद्ध शब्द के साथ रहने से अप्रसिद्ध जो शब्द है उसका स्वयं ही ज्ञान हो जाता है, इससे सानिध्य से। तो सानिध्य भी शक्तिग्रह हेतु कहा गया है। तो ये 8 जो थे हमने शक्तिग्रह हेतु पढ़ लिए थे। शक्ति के ज्ञान, शक्ति की प्राप्ति के जो हेतु हैं उन्हें शक्तिग्रह हेतु कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वाक्य। तो वाक्य किसे कहते हैं? अर्थबोधक पद समूह वाक्य, यानी कि अर्थ का बोध कराने वाले पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। ऐसा पदों का समूह जो किसी अर्थ का बोध कराता हो, उसका जो अर्थ है वो सार्थक अर्थ निकलता हो, निरर्थक अर्थ नहीं होना चाहिए। तो ऐसा जो पदों का समूह है उसे वाक्य कहा जाता है। पद का समूह 2 या 2 से अधिक जिसका सार्थक अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहते हैं। उसके बाद है वाक्य अर्थ ज्ञान हेतु, यानी कि वाक्य के अर्थ के ज्ञान के हेतु या फिर साधन कौन से हैं, तो उन्हें वाक्य अर्थ ज्ञान हेतु कहेंगे। वो 3 होते हैं, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। सबसे पहले हम आकांक्षा को देखेंगे। एक वाक्य में कई शब्द या पद होते हैं। ऐसा होने पर भी कई बार वाक्य अर्थ का बोध नहीं होता। वाक्य अर्थ का बोध होने के लिए एक पद का दूसरे पदों से सहायता प्राप्त करना आवश्यक होता है। इसे ही आकांक्षा कहते हैं। आकांक्षा का अभिप्राय है कि वाक्य में शब्द ऐसे ही रखे न हो, वे मिलकर किसी तात्पर्य का बोध कराते हो, यानी कि वाक्य में जो अनेक पद होते हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि वाक्य किसे कहते हैं, जो पदों का, शब्दों का जो समूह होता है उसे वाक्य कहते हैं। तो वाक्य में जो शब्द हैं वो ऐसे ही रखे नहीं होने चाहिए, वो एक दूसरे से सहायता प्राप्त करके, यानी एक दूसरे से रिलेट करके किसी अर्थ का बोध कराने वाले होने चाहिए। तो उसे क्या कहेंगे? आकांक्षा कहेंगे। एग्जाम्पल अगर हम देखें, रमेश और सुरेश पढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या है? रमेश और सुरेश पढ़ते हैं। तो ये जब कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें जो सारे शब्द हैं वो एक दूसरे से रिलेट होके संपूर्ण अर्थ का बोध कराते हैं। यहाँ केवल रमेश और सुरेश यदि कहा जाए, है ना, कि रमेश और सुरेश, तो उससे हमें ये पता नहीं चलेगा कि रमेश और सुरेश क्या कर रहे हैं, जो वाक्य का अर्थ क्या है, सही अर्थ क्या है। तो इससे आधा अधूरा या फिर कुछ शब्दों से हमें क्या है, वाक्य का संपूर्ण ज्ञान नहीं होगा। जब हम कहेंगे कि पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं कहने से हमें ये इस वाक्य का सही अर्थ प्राप्त होगा कि रमेश और सुरेश कौन सा कार्य कर रहे हैं, पढ़ने का कार्य कर रहे हैं। तो इसमें वाक्य में जो शब्द हैं वो ऐसे ही रखे नहीं होने चाहिए, वो एक दूसरे से सहायता प्राप्त करके ही संपूर्ण अर्थ का बोध कराने वाले होने चाहिए। उसे आकांक्षा कहते हैं। उसके बाद है योग्यता। तो योग्यता क्या है? अर्थस्य अबाध योग्यता, यानी कि अर्थ का बाधित न होना ही उसकी योग्यता है। अर्थस्य अबाध, अर्थ का बाधित नहीं होना या फिर अर्थ का अबाध होना। योग्यता का अभिप्राय है कि पदों के समूह से निकला हुआ अर्थ असंगत या असंभव नहीं होना चाहिए, यानी कि जो उससे अर्थ निकले वो संगत अर्थ होना चाहिए और संभव होना चाहिए वो चीज। उदाहरण अगर हम देखें कि पानी में हाथ जल गया, तो हम सभी को पता है कि पानी में जो है वो हाथ नहीं जलता है, अग्नि में हाथ जलता है। तो पानी में हाथ जल गया यदि यह कहा जाए तो यह अर्थ संगत नहीं है, यह अर्थ जो है वो
असंभव है, तो इसीलिए ये योग्यता उस वाक्य की नहीं हो सकती। तो जो अर्थ का बाधित न होना ही उसकी योग्यता होती है, और जो योग्यता का मतलब क्या है कि जो अर्थ है उस वाक्य का वो संगत अर्थ होना चाहिए। उसके बाद है सन्निधि। सन्निधि या आसक्ति का अर्थ है सामीप्य या निकटता, समीप होना, अर्थात अर्थ बोध कराने वाले पदों के बीच में देश या काल का व्यवधान नहीं होना चाहिए। तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग बताया गया है कि पदानाम अविलंबेन उच्चारणम सन्निधि, यानी कि पदों का अविलंबेन यानी कि विलंब से उच्चारण न करना ही सन्निधि है। विलंब यानी कि बहुत देर से, तो पदों का अत्यधिक देर से उच्चारण नहीं करना चाहिए। बिना विलंब के जो उच्चारण किया जाता है उसे सन्निधि कहते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि हम देखें कि पानी कहकर कुछ समय बाद बह रहा है कहा जाए, यदि पानी कहा जाए तो उस जिस समय पे पानी कहा गया है उस समय पे हम पानी ही अर्थ समझेंगे, उसके अलावा कुछ और नहीं समझ पाएंगे। और यदि कुछ समय के बाद बह रहा है कहा जाए तो उस समय पानी बहुत पहले कहा गया था और बह रहा है बहुत बाद में कहा गया है, तो दोनों आपस में रिलेट नहीं करेंगे। तो बह रहा है से भी ये अर्थ प्राप्ति नहीं होगी कि क्या बह रहा है। तो काल का व्यवधान हो जाने से हमें उस वाक्य के अर्थ की प्राप्ति नहीं होगी, तो इसीलिए अविलंबेन उच्चारण होना चाहिए वाक्य का, तभी अर्थ की प्राप्ति हो सकती है, उसे सन्निधि कहते हैं। तो ये सभी थे, आज हमने शक्ति ग्रह हेतु 8 पढ़े हैं, उसके बाद वाक्य को पढ़ा है और जो वाक्य अर्थ ज्ञान के हेतु हैं 3, उनके बारे में पढ़ा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच।